इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ आइए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जिसके तहत न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खबर है कि अगले 5 से 7 दिनों के अंदर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल के अंत तक जब चुनाव का ऐलान होगा उससे पहले कैबिनेट विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है। बड़ी फेरबदल की भी खबरें लगातार आ रही है। ऐसे में यूपी में काबिज सत्ता पर, बीजेपी में उथल पुथल की खबरें और ये कैबिनेट विस्तार की जानकारी आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि बड़े फेरबदल भी होने के संकेत मिल सकते हैं और अगले हफ्ते या फिर इन्हीं 4-5 दिनों में ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी आपने हाल ही में देखा था केंद्र में बड़ा राजनीतिक फेरबदल कैबिनेट विस्तार के तौर पर हुआ था। कई कैबिनेट मिनिस्टर्स की छुट्टी हुई थी और कईयों को मौका दिया गया था। युवा और अनुभव का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, इस कैबिनेट विस्तार के बारे में अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होना पहले भी कहा जा रहा था कि होगा, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद अब जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी सरकार में परिवर्तन की तैयारी कर रही, क्योंकि जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ उन्होंने भी कहा था कि परफॉर्मेंस देखी जाएगी, परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। चूंकि अब 2022 का चुनाव है प्रीति, तो उसको देखते हुए कई सारे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। कल लखनऊ में प्रदेश पार्टी कार्यालय पर बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रभारी राधा मोहन सिंह, पूरी कार्य समिति मौजूद रहेगी। उसमें इस बात पर बृहद चर्चा होगी कि आखिर वो कौन से नाम होंगे जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि 2022 के मुताबिक वो चेहरे शामिल किए जाएंगे। जिस तरह केंद्र में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अब टोटल 15 मंत्री बन गए, उस दिन 7 मंत्रियों को बनाया गया, तो उसी हिसाब से चेहरे शामिल किए जाएंगे पूर्वांचल से, मध्य उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जिससे 2022 में जो जातीय आंकड़ा होता है, जो जातीय समीकरण होता है, कम से कम बीजेपी उसको पूरा कर ले। तो 17 से 25 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किसी भी वक्त हो सकता है, इसकी तैयारी होगी। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, लेकिन चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है तो सरकार ज्यादा कोशिश ये करेगी किसी मंत्री को छेड़ा ना जाए, क्योंकि फिर नाराजगी सामने आती है। अजीत, तो हमारे साथ यतेंद्र भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। यतेंद्र, क्या खबर आ रही है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत से? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो 2 दिन पहले ही बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली दौरे पर आए थे। वो तमाम बड़े नेताओं से, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकातें हुई और उसमें जो फीडबैक दिया गया वो यही है कि अब अगले 1 हफ्ते के अंदर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी, न्यूज 18 इंडिया ने बताया था कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, प्रदेश के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, ना सरकार में और ना संगठन में, उन खबरों पर मोहर लगाई। लेकिन अब बीजेपी का इनपुट है कि कुछ बदलाव किया, कुछ फेरबदल किया जा सकता है, और फेरबदल भी मंत्रियों को हटाने के मामले पर नहीं, क्योंकि जो बैठकें हुई हैं उसमें साफ तौर पर यही सहमति बनती हुई फिलहाल अभी तक नजर आ रही है कि किसी भी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन जो जगह खाली है, यानी कि 5 से 7 नए मंत्री जो क्षेत्र के आधार पर और जो जातीय समीकरणों के आधार पर बनाए जा सकते हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी लिए जा सकते हैं, उसमें मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल, इन सभी का को तालमेल बैठाकर, इनमें जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें तालमेल बैठाकर किया जाएगा। क्योंकि और जहां तक आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी, कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के पास खबर यही है कि इन बैठकों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि बड़े पदाधिकारियों के साथ इस तरह की चर्चा होती भी नहीं है। जो कोर ग्रुप होता है वो बैठकर तय करेगा कि किस जगह से किस विधायक को या एमएलसी को मंत्रिमंडल के तौर पर शामिल किया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि जाट समीकरण और किसान समीकरण की वजह से काफी उथल पुथल खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मची हुई है, तो वहां से भी नाराजगी कैसे कम की जाए, वहां से कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। इसके अलावा पूर्वांचल में जाएंगे तो वहाँ एक जो बार बार मुख्यमंत्री का नाम लेकर कहा जाता है कि एक वर्ग बड़ा उनसे नाराज है, तो उस वर्ग को भी साधने की कोशिश की जाएगी। मध्य उत्तर प्रदेश से भी कोशिश की जाएगी। यानी कि जब कल कार्यकारिणी की जब बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद
मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, कहां से किस चेहरे को लिया जाएगा, किस आधार पर लिया जाएगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के ठीक है, ये तैयारी की जा रही है, प्रदेश ये तैयारी अध्यक्ष की जा रही है। लेकिन हमने देखा कि अनुप्रिया पटेल अपना दल से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ऐसे में पूर्वांचल पर सबकी निगाहें अजीत रहेंगी। पूर्वांचल के बारे में बताइए, जिले में लेकर लगातार जो सीटों का आंकड़ा है वो क्या कह रहा है और पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, इस बात की संभावना क्यों है, क्योंकि निगाहें सबकी पूर्वांचल पर है। देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री ने भी बनारस में कह दिया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा काम वो कर रहे हैं तो चुनाव जो है विकास के नाम पर होगा, भाई भतीजेवाद पर नहीं होगा। जो यतीन बता रहे थे, कल बैठक है बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद ये भी कहा जा रहा है कि कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री सुनील बंसल प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ ही जो उनके पदाधिकारी हैं, जो कोर कमेटी के मेंबर होते हैं, जो तय करते हैं। चूंकि डिस्कशन हो चुका है तो अब विस्तार होगा। पूर्वांचल जो आपने कहा कि पूर्वांचल को साधा जाएगा। प्रवीण निषाद एक नाम है जो कहा जा रहा था कि उन्हें निषाद पार्टी के अध्यक्ष उन्हें केंद्र में जगह दी जाएगी, लेकिन उनका मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। तो शायद प्रवीण निषाद के जो पिता हैं संजय निषाद, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको यहां कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही राजभर कोटे की बात की जा रही थी, जो सकलदीप राजभर है उनको नहीं रखा गया था, जो पहले से अनिल राजभर कैबिनेट में। इसके अलावा पूर्वांचल से कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। जतिन प्रसाद एक नाम जो अभी बीजेपी में आए, उन्हें भी यूपी मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जगह दी जा सकती है। तो इन सब को लेकर इस पर विस्तार से चर्चा होगी। हालांकि अभी ये आधिकारिक तौर पर बहुत पुष्टि नहीं है कि किसको जगह दी जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि कोई नाराजगी सरकार नहीं चाहती। नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, पिछड़े होंगे, दलित होंगे या दूसरे जो ब्राह्मण चेहरे होंगे उनको शामिल किया जाएगा। अगर आप ये कंफर्म न्यूज दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार जरूर होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मंत्री हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और अगर ये कंफर्म होती है तो ये अपने आप में बहुत बिग ब्रेकिंग हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में बड़े बड़े मंत्रियों को हटना पड़ा है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में यतेंद्र, मेरा सवाल आपसे कि छोटे दलों की भूमिका इस कैबिनेट विस्तार में किस तरह से हो सकती है, क्योंकि चुनाव में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी उतर रही है उसके लिए छोटे दलों की महत्ता कम नहीं आंकी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल छोटे दल अपनी बड़ी भूमिका चुनावों में निभाते हुए नजर आते हैं। एक बड़ा वोट बैंक उनका जो कास्ट कॉम्बिनेशन होता है उससे वो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि छोटे दल ज्यादातर अगर देखेंगे तो जाति आधारित उनके समीकरण होते हैं। तो ऐसे में और बीजेपी के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दोबारा से सत्ता में आना इसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उससे पहले बीएसपी की सरकार थी, उससे पहले सपा, उसके बाद सपा की सरकार आई। दोनों ही सरकारों ने 5 साल तो पूरे किए, लेकिन दूसरी बार वो सत्ता में नहीं आ पाई। उसकी नाराजगी जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो जनता की उम्मीदें होती हैं, उस पर वो खरे नहीं उतरे। और बीजेपी के सामने यही बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं, जो एक हमेशा चुनावी राजनीति रहती है कि उनको किस तरह से साधा जाए, तो बीजेपी शायद ये इनको साधने का काम कर सकती है, क्योंकि बार बार इन छोटे दलों की तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं, मांग की जा रही है कि उनका भी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में होना चाहिए। तो उनको भी संतुष्ट करने के लिए यहाँ इनको एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं, कुछ मंत्री जिनकी डेथ भी हुई, उनकी खाली जगह जो हुई है उनके एरिया की, उनको भी वहां पर जगह दी जा सकती है, उनके एरिया से किसी न किसी नेता को। मैं आपके पास भी आऊंगी और अजीत, आपसे भी मैं दोबारा जुड़ूंगी। और इस बीच एक और अहम खबर जो व्यूअर्स तक पहुंचाना जरूरी वो ये कि दिल्ली से कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि दिल्ली में सोनिया गांधी और कमलनाथ के बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गठबंधन की संभावना पर चर्चा हुई है और इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही हैं। खबर है कि कमलनाथ के एसपी और बीएसपी से बहुत अच्छे संबंध हैं और इसलिए वो इन दोनों पार्टियों के साथ यूपी में गठबंधन कराने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में प्रियंका गांधी कुछ खास नहीं कर पाई थी और स्थानीय निकाय में भी वो फ्लॉप रही थी, इसलिए विधानसभा चुनाव में पार्टी और प्रियंका की साथ बचाने के लिए कमलनाथ इस कोशिश में जुटे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस की बड़ी बैठक की खबर आ रही है जिसमें प्रियंका गांधी की मौजूदगी भी रही है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ एक बड़ी भूमिका गठबंधन पर आगे बढ़ने को लेकर बना सकते हैं। यूपी में कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई है। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, हमने देखा था साइकिल जब हाथ उस पर सवार हुआ था तब क्या हश्र हुआ था, लेकिन कमलनाथ की कोशिशें कितनी रंग ला सकती है, ये संभावनाएं है सिर्फ? देखिए, चर्चा पार्टी में है और उसके लिए बाकायदा कमलनाथ को लगाया भी गया है। अब समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी, इस बात की संभावना
इस चर्चा पर आधारित है कि चर्चा कितनी आगे बढ़ती है। समाजवादी पार्टी की आम आदमी पार्टी से भी चर्चा चल रही है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी भी एक साथ जा सकते हैं, इस बात की भी संभावना इस बात की कांग्रेस की तरफ से है कि वो भी इस गठबंधन में फिट होना चाहती है, शामिल होना चाहती है। उसकी वजह है, आपने खुद बताया कि जब से महासचिव बनी है प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश के का कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस की कोई सफलता उसमें मिली नहीं है। कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब है। और एक और खराब हालत, यानी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के जितने विधायक हैं अगर उतने भी चुन के नहीं आते हैं तो एक नाकामी का दाग लगता है गांधी परिवार के किसी सदस्य पर, जो कांग्रेस के रणनीतिकार नहीं चाहते। और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी, समाजवादी पार्टी संभावना उनको ज्यादा लग रही है, बीएसपी संभावना कम लग रही है, लेकिन कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। गठबंधन हो पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है और इस बात पर हमारी नजर लगी रहेगी। लेकिन कम से कम कमलनाथ ने आज जो सोनिया गांधी से मुलाकात की है उसके स्पष्ट मायने हैं, संकेत हैं, और पार्टी स्पष्ट रूप से ये संकेत दे रही है कि वो कोशिश कर रही है कि समान विचारधारा के जो दल हैं उत्तर प्रदेश में, उनके साथ उनका गठबंधन हो जाए। क्या ये कांग्रेस के ख्याली पुलाव है? ये बहुत अहम हो जाता है ऐसे में अजीत, क्योंकि पहले ही अखिलेश यादव ये बोल चुके हैं कि वो किसी भी तरह से बड़ी पार्टियों से गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं करने जा रहे हैं। अजीत, देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, क्योंकि 2017 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था। यूपी के दो लड़के, ये स्लोगन चला था 2019 में, बुआ और भतीजे एक साथ आ गए, यानी अखिलेश और मायावती एक साथ आए, उसमें सिर्फ 5 सीटें जीते, बसपा 10 सीटें जीती। तो अखिलेश को इस बात का अंदाजा है कि बड़े दलों से समझौता करने पर उनका नुकसान हो रहा है। इसलिए चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के हैं, ओम प्रकाश राजभर जन अधिकार पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा, संजय सिंह जो थे आम आदमी पार्टी के, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों से बात कर रहे हैं। लेकिन बड़े दलों से उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे। हालांकि मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो किसके साथ जाएंगी, किससे उनकी बात हो रही है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन कम से कम अखिलेश ने तो ये साफ कर दिया है। लेकिन जो कमलनाथ के संबंध में मायावती ने तो ये संकेत दिए थे, इस पर मैं चाहती हूँ कि अरुण बोले। अरुण, मायावती ने भी संकेत दिए थे कि वो इस बार चुनाव अकेले लड़ने वाली है। देखिए, कोई भी जो बड़ी पार्टी होती है वो कभी अपने पत्ते पहले नहीं खोलती। अगर मायावती पहले ही कह दें कि वो गठबंधन करना चाहती हैं या अखिलेश यादव पहले ही कह दें गठबंधन करना चाहते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के पास एक मौका होता है। वो ये कहेंगे जनता से कि देखिए, ये पहले से ही घबराए, डरे हुए, कमजोर लोग हैं, इकट्ठा होकर के और एक तरह से हमारे खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो खुल करके गठबंधन नहीं मानती, गठबंधन को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन गठबंधन समाजवादी पार्टी और बीएसपी में पहले भी 93 में हुआ था, बाद में भी हुआ। पीडीपी और बीजेपी में चुनाव बाद ही सही गठबंधन तो हुआ, शिवसेना और कांग्रेस में चुनाव बाद ही सही गठबंधन तो हुआ। तो विचारधारा से गठबंधन नहीं रुकते हैं। और सार्वजनिक रूप से जो नेता कहते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, वो जरूर उस संभावना पर विचार करते हैं। कह देने से नहीं, केजरीवाल ने कितनी बार चाहा कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, सार्वजनिक रूप से कभी नहीं कहा कि मैं गठबंधन करना चाहता हूं जब तक बातचीत नहीं टूटी। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है मुसलमान वोटरों का बंटवारा कराना चाहती है। तो बातचीत चलती है, संभावना से। अरुण, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाना करते गठबंधन तुम्ही से कर बैठे, ऐसा भी ये राजनीतिक दल कर सकते हैं? मैं आगे आपसे दोबारा जुड़ूंगी। इधर कांग्रेस से इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह हमारे सहयोगी जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कांग्रेस ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही खींचतान को खत्म करने का फॉर्मूला निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष और कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है। और बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी की वकालत के बाद सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला हुआ है और अगले 2 से 3 दिन में इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। अरुण, ये फॉर्मूला हिट होगा या फ्लॉप होगा? फार्मूला अगर वक्ती तौर के लिए फिलहाल के लिए हिट भी हो जाए तो आगामी जो चुनाव है उसके पहले इसके एक तरह से कई इसमें पेच हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को अगर अध्यक्ष बनाने की प्रियंका गांधी की चल गई और इसकी घोषणा भी हो गई तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा कभी भी इसको स्वाभाविक रूप से नहीं लेगा। उसकी वजह है कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार में लेने को तैयार थे, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो उनके अंडर में काम करते, उनकी सत्ता को चुनौती नहीं होती। पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कोई भी फाइल, कोई भी फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह की मर्जी के बिना नहीं होता। लेकिन जब आप संगठन के मुखिया बना दिए जाते हैं तो टिकट बंटवारे से लेकर संगठन में नियुक्ति तक एक तरह से समानांतर, सीएम के समानांतर प्रदेश का अध्यक्ष होता है
है जैसे राष्ट्रीय पार्टियों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री के समानांतर होता है। और एक दौर तो ऐसा आया था कि कांग्रेस के अध्यक्षों ने प्रधानमंत्रियों को डिक्टेट किया है, उनको अपनी बातें मनवाने के लिए, पॉलिसी पार्टी की मनवाने के लिए, पार्टी संगठन की बात मनवाने के लिए डिक्टेट किया है। तो संगठन की भूमिका सरकार से महत्वपूर्ण होती रही है। समय के अनुसार इसमें बदलाव होते रहते हैं, कभी संगठन मजबूत, कभी पार्टी मजबूत, तो कभी सरकार में का चेहरा मजबूत होता है। लेकिन सिद्धू को अगर आप अध्यक्ष बना देते हैं तो कल को वो टिकट बंटवारे में भी उनकी चलानी पड़ेगी। वही तो वो चाहते हैं कि हमारे लोग जीतें, हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा एमएलए बने, उनको ज्यादा टिकट मिलेगा तो एमएलए बनेंगे। जब एमएलए बनेंगे तो जब चुनाव होगा मुख्यमंत्री पद का तो उसमें उनकी भी भूमिका होगी और उनके लोग भी सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, दिखाई देगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो उनके ऊपर आरोप है ये है कि वो हवाई नेता हैं, मुंबई के नेता हैं, एनजीओ स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, अनकंट्रोलेबल हैं, डिसिप्लिन नहीं है और सबसे बड़ी बात उनके पास न विधायक है न कोई समर्थन है, एक विधानसभा एक लोकसभा के नेता। तो क्या अरुण इसे इस तरह से देखा जाए कि एक गतिरोध खत्म करते करते कांग्रेस पार्टी ने पंजाब कांग्रेस में एक दूसरे तरह का गतिरोध या वैक्यूम पैदा करने की ओर एक कदम बढ़ा दिया है? निश्चित रूप से ये गतिरोध और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि पिछला चुनाव 2017 का चुनाव अगर आप देखिए, मैं बताऊं आपको, प्रताप सिंह बाजवा को अध्यक्ष बना दिया था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के अपॉइंटी थे लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अड़ गए थे कि मुझे अध्यक्ष बनाइए, चुनाव मेरे नेतृत्व में होना चाहिए वरना मैं पार्टी तोड़ दूंगा, अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ूंगा। और झुकते हुए कांग्रेस आला कमान को प्रताप सिंह बाजवा को हटाना पड़ा, अमरिंदर सिंह को सारा अधिकार देना पड़ा। अमरिंदर सिंह इतने मजबूत हैं कि उनके बिना पार्टी पंजाब में कुछ कर नहीं सकती। इसलिए अगर प्रियंका गांधी को अपना फैसला मनवाना भी है तो बिना कैप्टन की सहमति के उसकी संभावना नहीं है। आप वजह क्या देखती हैं, पिछले 1-1.5 महीने में कमेटी ने कितनी बैठकें कर ली, रिपोर्ट दे दी सोनिया गांधी को, कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिल लिए, सिद्धू कमेटी से मिल लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार कमेटी से मिल लिए। उसके बाद राहुल सोनिया प्रियंका में बैठकों का दौर चला, सिद्धू राहुल से मिले, प्रियंका से मिले, हरीश रावत न जाने कितनी बार, दर्जनों बार मिल चुके। राहुल गांधी से फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी वजह यह है कि सिद्धू को खुश करने के चक्कर में कैप्टन को नाराज करने का खामियाजा पार्टी नहीं ले सकती और नहीं लेना चाहती है। इसीलिए आखिरी समय तक बैलेंस बनाने की कोशिश में ही फैसला लटका हुआ है। और इस बैलेंसिंग में कितनी कामयाब होती है वो चुनाव से ऐन पहले तक देखना होगा और चुनाव के बाद इस बैलेंसिंग के नतीजे क्या होते हैं ये भी अपने आप में अरुण अहम होंगे। इधर नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवा देते हैं। नवजोत सिद्धू क्या किसी को भी, एक जो कांग्रेस पार्टी का वर्कर है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, चाहे कितना साइकिल पे जाता हो, उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उसको भी सलूट करेंगे। अरुण, अब आगे क्या होने जा रहा है पंजाब कांग्रेस में? देखिए, फिलहाल तो इस फार्मूले पर सहमति लगभग बन गई है कि सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाए। उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद और उनके खेमे के हों, उनके नाम भी सामने आ गए। विजय इंदर सिंगला एक हैं जो हिंदू चेहरा हैं। कैप्टन चाहते थे कि हिंदू अध्यक्ष बने तो हिंदू चेहरा एक कार्यकारी अध्यक्ष लगा दिया जाए। दूसरा एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं संतोष, वो भी दलित समुदाय से आते हैं, वो भी कैप्टन की खास मानी जाती हैं। तो 2 कार्यकारी अध्यक्ष लगा के सिद्धू को बैलेंस करने या सिद्धू को कंट्रोल करने की कोशिश है। लेकिन क्या कैप्टन इस बात पर मानेंगे? इसके अलावा संगठन के साथ ही साथ कैबिनेट में भी विस्तार होना हो। अब कैबिनेट में जो विस्तार होगा उसमें कैप्टन की ही चलेगी, इस बात के भी संकेत दे दिए गए हैं। वहां पर कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं होगा क्योंकि सिद्धू को समानांतर एक तरह से अध्यक्ष बनाने की घोषणा होने वाली है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर ये घोषणा हो सकती है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। हम लगातार इन तमाम घटनाक्रमों पर निगाह बनाए हुए हैं। अरुण, समय समय पर हम दोबारा आपका रुख करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम सबसे पहले बीएचयू पहुंचे, जहां सीएम ने उनका स्वागत किया और इसके बाद पीएम ने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और काशी को गोदोलिया, मल्टी लेवल पार्किंग और क्रूज समेत कई योजनाओं का भी तोहफा दिया। और इसके बाद पीएम जापान और भारत की दोस्ती के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। करीब 186 करोड़ रुपए की लागत से बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापानी तकनीक से बना एक बेहद आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है और इसमें एक साथ 1200 लोगों को बैठने की क्षमता है। और पीएम ने इस कन्वेंशन सेंटर के लिए जापान के सहयोग की तारीफ की है और साथ ही जापान को भारत का भरोसेमंद दोस्त बताया है। पीएम ने कहा है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी की पहचान बनेगा। पीएम ने कन्वेंशन सेंटर के परिसर में रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाया।
तो ये रुद्राक्ष का पौधा लगाने की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज का दिन बेहद अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। पीएम ने पौधा लगाया, रुद्राक्ष का पौधा, और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया है। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम सबसे पहले बीएचयू पहुंचे, जहां सीएम ने उनका स्वागत किया और इसके बाद पीएम ने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी की पहचान बनेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा और पीएम ने कन्वेंशन सेंटर के परिसर में रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाया। और इससे पहले आपको बताएं कि बीएचयू में मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर उन्होंने तारीफ की और दावा किया कि योगी राज में यूपी में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। पीएम ने दावा किया कि आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। तो तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और इसके साथ ही परियोजनाओं की सौगात देने की यह तस्वीर जो आज काशी के लोगों के लिए बेहद अहम है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। और पीएम ने योगी मॉडल की तारीफ करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और राज्य में आज बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। माफिया को अब कानून का डर है। आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं,
विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। और काशी से हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र जुड़ गए हैं। उपेंद्र, काशी के लोगों को आज बहुत सौगात मिली है, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने पर, और किस तरह से एक सौगात की जो झड़ी लगी उस पर? बिल्कुल, देखिए, सौगात भी दी है और आज संवाद भी हुआ है। उस संवाद में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंची थी काशी की मशहूर फैशन डिजाइनर वंदना केसरी जी, हमारे साथ भी है। वंदना, कैसा लग रहा है वहाँ से, और क्या आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? विपक्ष तो कह रहा है सिर्फ एक इमारत है, सिर्फ इमारती है, ऐसी इमारतें बनती रहती हैं? ऐसी बात नहीं है उपेंद्र जी। यहाँ पे जो है रुद्राक्ष बैंकेट हॉल का जो निर्माण हुआ है, मोदी जी यहाँ के जब से सांसद हुए हैं और यहाँ से उन्होंने जो है प्रधानमंत्री तक का जो उन्होंने अपना तय किया है। और विपक्ष इमारत को हम समझना चाहते हैं आपकी नज़र से, क्यों इम्पोर्टेंट है? विपक्ष कह रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है इमारत रुद्राक्ष। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। विपक्ष इस अब आपके शो होंगे काशी में, हो पाएंगे आपके शो? बिल्कुल होंगे शो। हमारे रुद्राक्ष बैंकेट हॉल का उन्होंने इतना अच्छा निर्माण कराया। कन्वेंशन सेंटर में अब आप लोगों के शो हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे शो, और जो हम लोग बाहर जाके शो किया करते थे अब हम कन्वेंशन सेंटर में ही किया करेंगे। अच्छा। और हमारा अभी दिसंबर में जो है ऑर्गेनाइज भी होने वाला है बनारस फैशन वीक, उसको जो है हम लोग का प्रयास है। मतलब अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने काशी की वहाँ बहुत सारी विधाओं की भी चर्चा की, चाहे ध्रुपद की हो, चाहे वो गायकी की अलग अलग शैली हो, तो वो क्या आपको लगता है, आप चूंकि आपने कभी ऐसे पॉलिटिशियन इतनी जानकारी देखी है, किसी को संगीत की भी इतनी जानकारी हो, कोई सारी विधाएं बता रहा हो? मोदी जी तो मतलब उनको संस्कृति सभ्यता के लिए तो मतलब मोदी जी एक मिसाल खड़ा मतलब बनारस में कर दिया। जो हमारे बनारस में जो संस्कृति सभ्यता है जो देखने को नहीं मिलता था, आज मोदी जी की वजह से वो सपना हमारा साकार हुआ है रुद्राक्ष बैंक के जो है कन्वेंशन सेंटर की वजह से। और मोदी जी आप जैसा देखें कि अभी कुछ देर पहले हम लोग मोदी जी के साथ ही मतलब वहाँ अंदर में ही थे, और वहाँ पर जो है कि उन्होंने इतना संवाद के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर की ओपनिंग पर उन्होंने इतना मतलब 15,000 मतलब नई। ये बताइए कि जो है ये रुद्राक्ष की आपको ऑडिटोरियम दिखा, इससे पहले आप लोगों को क्या दिक्कत होती थी? रुद्राक्ष नहीं था, विपक्ष कह रहा है तब भी सब कुछ ऐसे चलता था। ऐसा नहीं है उपेंद्र जी, बहुत मुश्किलों का सामना हम लोग को करना पड़ता था। हमें बाहर जाना पड़ता था, शूट्स के लिए बाहर जाना पड़ता था, हमें दिल्ली जाके फ़ोटो शूट्स कराने पड़ते थे, बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पे जो है उन्होंने क्रूज की व्यवस्था की। आप गंगा घाट का उन्होंने पूरा नक्शा ही बदल दिया है। हमारे 80 घाट पे जो पहले देखने को मिलता था अभी में आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप खुद ये चीज़ आप महसूस करेंगे कि बहुत ही अलग टाइप का अनुभव होता है वहाँ पे। अच्छा, तो अब आप लोगों के पास 2 क्रूज हो गए हैं मतलब? तो हमारे फोटो शूट्स के लिए हम तो फैशन फील्ड से हैं और हमें तो घाट की शूट। ये बताइए कि अब तो जो है रोरो से जाएंगे आप लोग प्रयाग? बिल्कुल रोरो से प्रयाग जाने की हमारी पूरी मंशा है, और हमारे जो भी मॉडल शूट्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे वाराणसी भी शूट करें, इलाहाबाद में भी हम लोग प्रयागराज में। तो ये कह रहा है कि क्या जरूरत है, वो तो सड़क से तो चल ही रहे थे, ट्रेन से, इतना रोरो को क्या लाने की जरूरत? सड़क देखिए, विपक्ष को कभी मोदी जी पसंद नहीं आते क्योंकि मोदी जी अच्छा काम करते हैं, और मैं एक फैशन डिज़ाइनर होने के नाते मैं ये मतलब दावे से कह सकती हूँ कि हमारे मोदी जी जो कर दिए ना, वो विपक्ष के किसी नेता में वो दम ही नहीं है कि वो कर। चलिए ठीक है उपेंद्र, लगातार आप जरूर बातचीत करते रहिएगा, आपसे आगे हम जुड़ेंगे। इधर बीएचयू की जनसभा में पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर में यूपी सरकार के कामों को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि आज यूपी में तेजी से विकास हो रहा है क्योंकि सीएम योगी खुद कड़ी मेहनत करते हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में
सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। और एक खबर मुंबई के पास थाने से आ रही है। यहाँ एक इमारत में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें उसी इलाके की दिखा रहे हैं जहां थाने में, महाराष्ट्र के थाने में आग लगने की जानकारी है। मुंबई के पास थाने में एक इमारत में आग लगी है और ये इमारत से देखिए कैसे धू-धू का धुआं निकल रहा है और भीषण आग की जानकारी इस इमारत में है। और इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और काफी व्यस्तम इलाका ये नजर आ रहा है पहली निगाह में, और बहुत ही ज्यादा धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। खिड़कियों से भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त महाराष्ट्र के थाने से, जहां पूरा इलाका धुएं के गुबार से बिल्कुल भर गया है और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे इस आग से छुटकारा पाया जाए। इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची हैं और इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। इमारत में आग कैसे लगी है, इस बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिशें की जा रही है। पुरानी इमारत नजर आ रही है और यहाँ पर भीषण आग के बाद अफरा तफरी का मंजर है और जो लोग यहाँ पर इस इमारत में मौजूद थे उन्हें कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इमारत से निकलते हुए धुएं की तस्वीरें, जिसकी तीव्रता से आप अंदाज लगा सकते हैं कि अंदर कितनी ज्यादा भीषण आग लगी होगी। दूसरी तस्वीर मौके पर दमकल के कर्मचारियों की और वहां लगी हुई भीड़ की, जिसमें अफरा तफरी का माहौल है और लगातार पहली कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस आग को काबू किया जाए, जल्द बुझा लिया जाए। कितना नुकसान हुआ है इस बारे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं जानकारी जुटाने की। पारस हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पारस, ये थाने का कौन सा हिस्सा है और यहाँ पर कितने लोग इस आग से प्रभावित हुए हैं? क्योंकि ये डोंबिवली का इलाका है और ये जो आग लगी है वो डोंबिवली स्टेशन के पास ही में एक बिल्डिंग है। ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसमें जो है वो गोडाउन जो है वो बनाया गया था। नीचे बहुत सारी दुकानें भी हैं जहाँ पर ये पूरी आग लगी है। भीषण आग है। अभी तक कितने लोगों की जान हानि हुई है उसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये 3 साढ़े 3 आसपास की ये घटना है जब ये आग लगी। बहुत ही भीषण आग, जिस तरीके से आप देख सकती हैं विजुअल्स में काला धुआं जो है वो निकल रहा है। ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है और अभी भी दमकल की 3-4 गाड़ियां जो है वो आग बुझाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं। जी पारस, शुक्रिया।